कैसी भी स्थिति हो, कोई भी परेशानी आ रही हो, रीति रिवाज कुछ कह रहे हो, मान्यताएं कुछ कह रही हो, समाज कुछ कह रहा हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ ये जरूरी है, क्योंकि आपको पता है ना मैं कौन हूँ। एक बच्चे का कसूर नहीं होता कि वो कहाँ पैदा होता है, लेकिन मैं देखता हूँ और विशेष रूप से अपने देश में कि उसका नसीब अच्छा है या बुरा है या कुछ भी कहिए, वो ऐसे समाज में, ऐसे परिवार में जन्म लेता है, जहाँ शादी-ब्याह, ये बात भरना, दहेज देना, ये सब इतना ज़्यादा होता है। स्पेशली मैं राजस्थानी हूँ, हम अपने जीवन जो आप बताते हैं, अच्छा पोषण लेना, वो सब तो धरा रह जाता है और हर वक़्त यही लगता है बात में इतना पैसा लगाना है, शादी में इतना पैसा लगाना है, ये इसके बच्चा हुआ है ये लगाना है। मैं सही बताऊँ, इतने रीति-रिवाज निकाल रखे हैं कि मध्यम परिवार वाला तो पिसता ही रहता है टैलेंट होते हुए भी। मैं इसी पे तो कहता हूँ हमेशा कि आप अपना पेट काट के दिखावे को सामने ला रहे हैं कि ये कौन सी आपकी समस्या है। मैंने यही तो कहा ना, लेकिन वो जन्म लिया बेचारा, उसका क्या दोष? बता रहा हूँ ना कि आप अपना पेट काट के अपने दिखावे को सामने लाते हैं, यानी आपने अपने दिखावे को बड़ा कर रखा है। अगर आप ये कहते हैं कि इसमें लोगों का क्या दोष है या लोग तो ऐसा ही करेंगे क्योंकि समाज में तो ये रीतियाँ चली रही हैं, इसी बात के लिए तो हम जैसों की ज़रूरत है। जो चला आ रहा है वो चेंज भी होगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन इंसान के जीवन से दिखावा नहीं जा रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर आप दिखावे के लिए पेट काटेंगे तो ये कौन-सा इंसाफ़ है? ये तो आपको ही समझ में आ रहा होगा कितनी बुरी स्थिति है। अगर ये बुरी स्थिति है तो हटनी चाहिए ना, मैं बता के क्या करूँगा, मेरी बात से क्या होगा? अगर वाक़ई में बुरी स्थिति है तो आप ध्यान रखिए इन बातों का। मैं तो ऐसे-ऐसे घर देखता हूँ जिसमें रोज़ी-रोटी के लाले पड़ रहे हैं, राशन की दुकान से अनाज लाते हैं, लेकिन गाँव से यहाँ आए हुए हैं कि साहब हम तो शहर में जाके संघर्ष करेंगे, शहर में हमारा बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि वहाँ जाके ढोक देते हैं अपने माँ-बाप के, तो यही तो बताएँगे कि शहर में बहुत अच्छा चल रहा है। फिर वो गाँव किसी दिन जाते हैं तो भर-भर के लेके जाते हैं उधार माँग-माँग के। तो ये दिखावा ही तो है, दिखावे में उन्होंने अपने पेरेंट्स और अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा। वो अपने माँ-बाप के सामने दिखावा कर रहे हैं कि मैं इतना पैसा कमा के लाया हूँ, देखो मैं कितना सफल हूँ। ये हालात है बड़े-बड़े आदमियों की, 40-40, 50-50 साल के आदमी जो शहरों में संघर्ष कर रहे हैं, वो जब अपने गाँव जाते हैं तो इतना-इतना बाँध के ले आते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। ये जो गिफ्ट वाला कल्चर है, जो लेनी-देनी का कल्चर है, आधा तो यही मार देता है इंसान को। लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, दिखावे करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपका भोजन पहले है, आपका पोषण पहले है, आपकी समृद्धि वहाँ से आएगी, और भोजन में भी आप दिखावा ना करें। वो भोजन खाएँ जो आपको एनर्जी देता है। वो नहीं कि आपने ₹50 की चीज़ को 500 का कर दिया या बड़े 5 स्टार होटल में 5000 का कर दिया। तो कैसी भी स्थिति हो, कोई भी परेशानी आ रही हो, रीति-रिवाज कुछ कह रहे हो, मान्यताएँ कुछ कह रही हो, समाज कुछ कह रहा हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ ये ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है ना मैं कौन हूँ। अनमोल बोलते हैं मैं कौन हूँ? देखिए, अनमोल को सत्य पर आधारित जवाब देने वाले समझते हैं और इनकी बताई हुई गाइडलाइन पर हम चलना चाहेंगे। अनमोल, एक अंतिम प्रश्न इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ और एक साधारण सा कि क्या आर्थिक स्थिति जीवन को प्रभावित करती है? आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? सीधी-सी गाइडलाइन ये है जो मैं अपने जीवन में भी लागू करता हूँ कि आगे की सोचो ही मत। आगे की सोचने से कुछ होता ही नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप प्रोसेस पे ध्यान दो, आप जो भी काम कर रहे हो ईमानदारी से करो, क्योंकि व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि जो भी आप कार्य करेंगे, उसके एवज़ में आपको पैसा मिलेगा। दूसरा, आप संतुष्टि कहीं न कहीं तो रखें। आप ये चुनाव करें कि आपके पास पैसा कितना पड़ा है। अगर आपके पास ₹1000 पड़े हैं, आपने खर्चा कर लिया 1200 का, तो कहानी खराब होगी, कुछ भी कर लो आप। फिर आप ही दोषी हैं। हो यही रहा है ना समाज में, हमारे पास कुछ भी नहीं है या कम है, लेकिन चीज़ें किस्तों में आ रही हैं, ईएमआई चुकानी पड़ रही है, डाउन पेमेंट दे दिया, क्या लगता है? प्रलोभन है। तो ऐसी स्थिति जब इंसान के जीवन में आ जाती है, तो फिर आर्थिक स्थिति तो डैमेज होगी ही होगी। आर्थिक स्थिति जब डैमेज होती है, तो सबसे पहले आपके कंफर्टेबल ज़ोन को छीनती है। सबसे पहले ऊपरी चीज़ों को छीनेगी। पहले आपका एसी छीनेगी, फिर हो सकता है कहीं स्टोर में कूलर पड़ा हो, तो वो कूलर भी छीन लेगी। आपने कूलर लगा लिया, एसी गया तो। उसके बाद आपका पंखा छीनेगी, उसके बाद आपका पलंग छीनेगी, उसके बाद आपका कमरा छीनेगी, उसके बाद आपके कपड़े छीनेगी, उसके बाद आपका भोजन छीनेगी। भोजन की जो स्थिति है सबसे लास्ट में आती है, क्योंकि स्टार्ट ये शुरू से होती है और छीनने में सबसे लास्ट में आती है। क्योंकि अगर इतना भी जुगाड़ आपके पास है कि आप भोजन कर सकें, तो आप एटलीस्ट भोजन तो करेंगे ही, फिर एसी की हवा खा के थोड़ी ज़िंदा रहेंगे, तो सबसे लास्ट में आती है। तो आपको मैं यही हिदायत दूँगा कि आप इन प्रपंचों पे ना पड़ें। ये प्रपंच आपके जीवन को चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से नीचे लेके आते हैं। ये क्रेडिट कार्ड्स, ये ईएमआईज़, ये आने से ज़्यादा जाने की स्थिति को पैदा कर देना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मारता है। मैं आपको उल्टी चीज़ बता रहा हूँ। अगर छोटी उम्र में ही एक बच्चा, या मान लीजिए जो कमाना शुरू कर चुका है, आदमी और औरत, औरतें ही अच्छा कर सकती हैं, वो अपने पैसे को 2-3 भागों में बाँटें।
भाई उसको इतना तो कमाना ही है जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। शुरू में आपको कौन कहता है? बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो शुरू के अंदर थोड़ी कम फैसिलिटीज़ में जी लेती हैं, कम पहन लेती हैं। 2 साड़ी या 2 कपड़ों में पूरा जीवन निकाल लेते हैं परिवार वाले। बच्चों को भी कैसे भी गुज़ारा कर लेते हैं। लेकिन उनका फ़ोकस क्लियर होता है कि मैं 5 साल में ये चीज़ तो जमा कर पाऊँगा, इतना-इतना हम खा पाएँगे, ये हम काम कर पाएँगे, काम को शिद्दत से करना है। हमको इतना करना है कि हम बीमार ना हो जाएँ, पता चले वो जो पैसा जमा हो रहा है, वो हमारी बीमारी में ही चला जाए। मैं इस बात के भी पक्ष में नहीं हूँ कि आप बहुत पैसा जमा कर लें, लेकिन आप जो भी जमा करें, कंपाउंड इंटरेस्ट उस पैसे को उतनी दूर ले जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। जितना आप गर्त में जाते हैं उल्टा, उतना ही आप आगे चले जाते हैं अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज की दर से काम करते हैं। अब आप बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? शुरुआत में जो पैसा आपका पड़ा होता है, वो आपको ऐसा लगता है बहुत कम है, इससे क्या होगा मेरे जीवन में? कई बार देखा होगा आपने कि लोग बोलते हैं, "यार हमको इतने सालों पहले एक प्लॉट मिल रहा था, लेकिन हमने लिया नहीं यार, कौन पूछता, हाँ, जंगल में अक्सर था।" ये बोलते हैं। अक्सर यही बोलते हैं। "अरे यार, उस ज़माने में हमारे पास ये चीज़ पड़ी थी, हमने उस टाइम बेच दी। अरे यार, उस ज़माने में हमारे पास इतना पैसा पड़ा था, हमने तो खर्च कर दिया इस चीज़ में।" तो आप उसको होल्ड नहीं रख पाते हैं। आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, आप उसको होल्ड रखें, क्योंकि आपको उस समय ये भी नहीं पता होता कि कौन-सी चीज़ ज़्यादा ताकतवर है। कई बार लोग सोचते हैं कि गोल्ड खरीद लें, कई बार लोग सोचते हैं मकान खरीद लें, कई बार क्या खरीद लें। मैं कह रहा हूँ जो पैसा होता है ना, वो इनके पीछे का स्वरूप है। ये सब चीज़ें पैसे से तो आती हैं, इनको बेच के भी तो आप पैसा ही लेंगे। आप बोलेंगे नहीं, पैसा भी चला जाता है कई बार, किसी को दे दिया, कहीं जमा कर दिया, बैंक भी लेके भाग जाते हैं, ऐसा भी आप बोलेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें भी चली जाती हैं, लेकिन फिर 2 पहरेदार हो गए ना, एक तो ये खुद चीज़ और एक पैसा। पैसा खुद में अकेला पहरेदार है, तो वो चीज़ जाएगी तो एक है, रिस्क एक तरफ है। लेकिन अगर मकान चला गया तो मकान भी जाएगा और उससे मिलने वाला पैसा भी जा सकता है। क्या पता उसकी कीमत कम हो जाए, क्या पता वो जगह खराब हो जाए। गोल्ड है, क्या पता उसकी कीमत आगे नीचे हो जाए, क्या पता वो गोल्ड पुराना हो जाए, क्या पता जिसने आपको गोल्ड दिया है वो रियल ही नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं उन चीज़ों से, लेकिन जो पैसा है ना, वो आज की व्यवस्था के हिसाब से अगर बैंक में पड़ा है, तो वो बढ़ेगा ही, क्योंकि बैंक वालों ने जो व्यवस्था बना दी है, वो जब आपको गिराते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से गिराते हैं, ब्याज पे ब्याज लगता जाता है आपका, पेनल्टी पे पेनल्टी लगती जाती है। मैं कह रहा हूँ कि ये पेनल्टी उल्टी ना हो, बल्कि आगे की तरफ बढ़े। आप देख लेना, आपको 4-5 साल तक तो वो छोटा-सा अमाउंट छोटा ही लगेगा, लेकिन जब ये कहानी 10 साल की तरफ जाएगी, जब ये कहानी 15 साल की तरफ जाएगी, तो जो ब्याज है आपको उस पैसे पे नहीं मिलेगा, आपको पूरे पे मिलेगा और उस पूरे के पूरे पे मिलेगा, बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन आपकी उम्र में अगर कोई सोचे कि नहीं, मुझे अब पैसा जमा करके चक्रवृद्धि ब्याज सीखना चाहिए, तो फिर अगले जन्म में मिलेगा, नहीं तो फिर आपका पैसा कोई और खा जाएगा। ये चीज़ तो जवानों के साथ है, तो मैं तो वही बता रहा हूँ जो मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात और है इसमें कि पैसा जमा करते टाइम ये भी नहीं होना चाहिए कि ये पैसा ही मेरा माई-बाप है। अगर कोई ऐसी स्थिति आ रही है कि आप मरने ही वाले हैं, आप अस्पताल में एडमिट हैं या आपका कुछ जानकार एडमिट है, तो तुरंत उस पैसे को निकालिए ना, आगे फिर कुछ देख लेंगे। मज़ा तो इसी में है ना। आप मान लीजिए सांप-सीढ़ी का, एक सांप था, फिर सीढ़ी मिल जाएगी, क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन ये पता थोड़ी होता मैं मरने वाला हूँ। मैं तो ये समझता हूँ दुनिया मरेगी, खाली मैं ही ज़िंदा तो रहूँगा। ये पता नहीं होता ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ अगर ऐसी नौबत आ जाए, तो उसके लिए आपको अगर खर्च करना भी पड़े, तो आप खर्च कर सकते हैं। आप वहाँ पे भी दबा रहे हैं, ये तो आपका विवेक डिसीज़न लेगा ना कि आप क्या कर रहे हैं। कई बार हॉस्पिटल्स में 5-10 लाख रुपए लगा दिए, 20 लाख रुपए लगा दिए, उसके बाद भी मरीज़ नहीं बचा, तो ये तो आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा क्या है। और पैसे की इतनी अहमियत है, हमारी ज़िंदगी के साथ पैसा जुड़ा है, वो पैसा हमारी ज़िंदगी को एक अच्छी दिशा में लेके जा सकता है, हमको आध्यात्मिक बना सकता है कि मैं पैसा हूँ, मैं तुझे कम से कम भूख से तो नहीं मारूँगा, तू अध्यात्म की तरफ जा। लेकिन इंसान अध्यात्म छोड़िए, वो तो अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट ही नहीं हो पाता, और ले लूँ, और कमा लूँ, और बचा लूँ, बल्कि दाब के रख लूँ, पोटलियाँ बनाएगा, बैंकों में डालेगा, पता चलेगा कि उसने तो कुछ मज़े ही नहीं किए, उसकी औलादें मज़े कर रही हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पैसा जो है, वो ऐसा भी नहीं है कि बिना बात के खर्च कर दीजिए कि मैं तो एन्जॉय कर रहा हूँ, यूँ ही फेंक रहा हूँ, बस चलने दीजिए जैसा हो रहा है, ऐसा मरिए मत उसके लिए। तो देखा आपने किस सहजता से उलझे हुए प्रश्नों का जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है, सत्य पर आधारित जवाब अनमोल देते हैं। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में आप ही से जुड़ा हुआ कोई और अच्छा विषय लेकर आएंगे और अनमोल से सत्य पर आधारित जवाब लेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।